नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मनाई गई रविदास जयंती। सीएम धामी ने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हंगामेदार होगा बजट सत्र से पहले विपक्ष तैयार कर रहा है कई अहम मुद्दे। विधायकों ने भी लगाए 350 से ज्यादा प्रश्न। सुरक्षा को लेकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन की घोषणा। 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। सांसद नरेश बंसल को बनाया संयोजक। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। 78 हो चुके गिरफ्तार। नुकसान की भरपाई के लिए कुर्की की कार्रवाई जारी। और 28 को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 5 लोकसभा सीट के 3 बड़े सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। बूथ से लेकर प्रदेश के नेताओं को देंगे चुनावी टिप्स। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। रविदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने भेल स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में सभी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं। विधानसभा देहरादून में अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में 26 तारीख से होने वाले विधानसभा बजट सत्र के संबंध में सुरक्षा बैठक की गई। सत्र की अवधि के दौरान सत्र सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही सत्र के दौरान अक्सर वीआईपी मूवमेंट के चलते आम जनता को ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ता है। इस प्रकार की परेशानी जनता को ना हो। वहीं बोर्ड की परीक्षाओं में भी बच्चे ठीक समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचे और खास तौर पर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं सत्र के दौरान बाधित ना हो, इसको लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक विधायकों के 300 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं। वहीं इस सत्र में 90,000 का बजट पेश किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा जो हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले। हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, हम लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ये बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख का जिम्मा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान का दायित्व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सौंपा गया। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे कार्यक्रम निरंतर और सतत चल रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 38 विभागों का एक टोली का गठन किया गया है। इसमें हमारे नरेश बंसल जी को चुनाव समिति का
चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे धन सिंह रावत जी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है। उत्तराखंड के मंगलौर में उपचुनाव करीब, जहां एक और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग कर ही दी है। वहीं भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके प्रत्याशियों की लंबी फेरहित सामने आ रही है। वहीं पुराने सियासतदान चौधरी राजेंद्र सिंह के नाम के चर्चाओं के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई पार्टियों में अपना लोहा मनवा चुके चौधरी राजेंद्र सिंह इस वक्त मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव में प्रबल दावेदार गिने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि वो मंगलौर के लोगों से 1992 से जुड़े हुए हैं। उनके दुख सुख में वो हमेशा उनके साथ रहे हैं। देखिए, उपचुनाव है और अभी तो कोई घोषणा नहीं है, पर उम्मीद ये करी जा रही कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के भी कई दावेदार हैं। उसी कड़ी में मैं भी उनके साथ विचार कर रहा हूँ कि अगर पार्टी अच्छा समझेगी तो वहाँ से उपचुनाव में लोगों के भरोसे पे विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। नेशनल पार्क प्रशासन ने जंगल सफारी कराने वाली जिप्सियों पर जीपीएस सिस्टम लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं नियमों का पालन न करने पर जिप्सी स्वामियों पर कॉर्बेट प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन इस कदम से सैलानियों की सुरक्षा को पुख्ता करना चाहता है। कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों को भ्रमण पर ले जाने वाले जिप्सी चालकों की हर गतिविधि पर अब कॉर्बेट प्रशासन नजर रख सकेगा, जिसको लेकर जिप्सियों में जीपीएस लगने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले जिप्सी चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटकों को पार्क के अंदर भ्रमण कराने वाले जिप्सी चालकों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के मामले भी लगातार सामने आते रहे हैं। इस वक्त कॉर्बेट पार्क में लगभग 300 से ज्यादा जिप्सियां पंजीकृत हैं। जिप्सियों के माध्यम से पर्यटक सफारी का लुत्फ उठाते हैं। देखिए, पिछले एक वर्ष में पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो लगभग 95 ऐसे जिप्सीज की जो ओवर स्पीडिंग है या कॉर्निशन कर रही हैं या किसी वाइल्ड लाइफ का रास्ता रोक के उसको अवरुद्ध किया है मार्ग, तो ऐसे कुल मिला के अभी तक 100 से ज्यादा ये जो है जिप्सी और वाहनों पर कार्रवाई की गई। और अभी वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए सभी वाहनों पर जीपीएस लगाए गए हैं। तो इनकेस अगर जो पार्क के साइटिंग रूल्स हैं इनका उल्लंघन होता है तो तुरंत वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम पर आ जाएंगे। उस तरीके से हम उन पर कार्रवाई करते हैं। चंपावत के विकास खंड बाराकोट के ग्राम पंचायत सुंगरखाल में 3 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय ने शुभारंभ किया। उद्यान अधिकारी टीएन पांडे ने ग्राम पंचायत के लोगों को मौन पालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौन पालन के मास्टर ट्रेनर हरीश जोशी ने मौन पालन के कोर्स किसानों को सिखाए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय और जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों को मौन पालन के बक्से और फलदार पेड़, आड़ू, पूलम, अखरोट के पौधे वितरित किए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने मौन पालन को क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, किसानों के लिए पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राय ने विभाग की सराहना करते हुए उद्यान विभाग का आभार जताया। हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रमोद आनंद गिरी महाराज ने देवभूमि के आध्यात्मिक स्वरूप बिगड़ने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, निरंतर देवभूमि का स्वरूप बिगड़ने में नेताओं की उदासीनता प्रमुख कारण रही है। महामंडलेश्वर ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए पुलिस पर हमले को लेकर उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की और कहा कि जब तक उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी जो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि नेताओं की उदासीनता, लापरवाही और तुष्टीकरण बड़ी भूमिका है इसमें। क्योंकि नेता अगर उदासीनता न बरतें, अपने स्वार्थ से थोड़ा हट करके काम करें तो ये जिहादी गतिविधियां निरंतर ना बढ़े। संत समाज चिंतित है इस बात से और संतों ने इसलिए कहा है कि ये जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है उस हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से
कोई भी संत जो भी योग्य सक्षम हो वह सांसद का चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे, ताकि उत्तराखंड की बात को प्रभावी रूप से रखा जा सके कि अभी तक उत्तराखंड की बात पर उदासीनता दिखाई देती है। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। वहीं डोईवाला में भी सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए अपनी मांगे रखी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग वेतन बढ़ाने और उन्हें जल्दी ही राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, उनका मानदेय बढ़ाए जाने की है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हमारी विकलांगों का सर्वे है, दिव्यांगों का सर्वे है और जो हमारे पेंशनों का सत्यापन है। बहुत सारी जो समाज कल्याण के कार्य हैं वो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कराए जा रहे हैं। अपने विभाग के तो हमारे हैं ही, कोई भी योजना शुरू हो रही है हमारे बाल विकास की, वो सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही है। शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या तो सरकार अगर मानदेय नहीं बढ़ा सकती तो जो काम हमारा पूर्ववत में था, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हमारे काम बांध रखे थे और उस हिसाब से हमारे मानदेय दे रही थी। इतना ज्यादा वर्कलोड हमारे पास नहीं था। लेकिन जब भाजपा सरकार इतनी योजनाएं धरातल पर चला रही है तो हमारी मांग कोई भी मतलब नाजायज नहीं है सरकार से, क्योंकि दिन रात हमारे 8 से लेकर 10 घंटे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है। उसका अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है, वो दिन रात फील्ड में काम कर रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि 5,000 में 6,000 में किस महिला का घर परिवार चल रहा है आजकल। तो मजबूरन आज सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं। हमारी मांग ये है कि हमें जो जितना हमारे पे काम उतना हमें मिलता नहीं है मानदेय के हिसाब से। देखो, सबसे पहले मैं सेविका हूँ सर, तो हमें जो छोटा बच्चा आता है ना वो सबसे पहले सीढ़ी आंगनबाड़ी है उसकी। तो इसलिए हम इस बच्चे को इस तरह तैयार करते हैं हमें से कि 3 से 6 साल तक बच्चे कम, वैसे तो हम 0 से उसको वो करते हैं घर पे, पर 3 साल से 6 साल तक हम बच्चे को रखते हैं। लेकिन जितना हमारा काम है सर उतना हमें नहीं मिला जाता, हमारे घर का पालन पोषण इतने में नहीं होता। तो सरकार, हम तो बच्चों का तो पोषण करवा रहे हैं, हमारा शोषण कर रही है सर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो रही है। 27 फरवरी से शुरू हुई परीक्षाएं 16 मार्च को समाप्त होंगी। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा इस बार 162 संवेदनशील के साथ ही 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 10वीं में 1,15,606 परीक्षार्थी तो वहीं 12वीं में 94,748 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परिषदीय परीक्षा 2024 में सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं सुरक्षा को लेकर के, और प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा को लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रश्न पत्र संबंधित संस्थानों को 20 तारीख को उपलब्ध करा दिए गए और कुल संवेदनशील केंद्र 156 और अति संवेदनशील 6 केंद्र हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है,
सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि अब तक 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है और घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और मोहित मलिक फिलहाल फरार है। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में विशेष निगरानी बनाए हुए है। मामले में संलिप्त सभी आरोपियों पर धारा 82-83 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। पीएचक्यू प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक इस पूरे मामले में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बनभूलपुरा हल्द्वानी उपद्रवी दंगे में अब तक 3 एफआईआर में जो है 78 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और जो है इसमें 2 जो मुख्य अभियुक्त है, मास्टरमाइंड जो है जो अब्दुल मलिक है और उसका जो है मोहित मलिक, दोनों अभी फरार है। और जो है इसमें अभी तक जो है कुर्की की कार्रवाई भी 82-83 की इसमें चल रही है और दोनों पे जल्द ही जो है इनाम की कार्रवाई जो है जिला पुलिस इसमें करेगी। और पुलिस जो है इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी फेयरली और ट्रांसपेरेंटली पुलिस इसमें कर रही है। पूरी फॉरेंसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स और सभी तथ्य जो है पब्लिक से भी आह्वान किया गया है कि किसी के पास अगर कोई इस तरीके की कोई एविडेंस हो तो वो भी पुलिस के पास दे। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बाड़ा गड्डी क्षेत्र के बोंगा भेलुड़ा से धनपुर अलेत घड़ियाल धार मोटर मार्ग कार्य का विधि विधान से भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। 3.475 किलोमीटर लंबी सड़क 123.53 लाख की लागत से बनने जा रही है। ये सड़क बाड़ा गड्डी क्षेत्र के बोंगा भेलुड़ा धनपुर अलेत सहित ऊपरी हिस्से से जुड़ जाएगी। ये सड़क संपूर्ण बाड़ा गड्डी के क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इसके साथ ही विकास की रफ्तार में इससे वृद्धि होगी। बोंगा भेलुड़ा घड़ियालधार सड़क का बाकायदा जो है इसका काम शुरू हुआ और राज्य सेक्टर से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी का अथक प्रयास से 1,23 लाख रुपए की स्वीकृति इसमें दी गई है और आज से कार्य प्रारंभ हुआ। और इस सड़क से पूरे बोंगा भेलुड़ा से लेकर जितने भी आर पार के गांव हैं, पूरे धनपुर घड़ियाल अपने अलेत तक और पूरे इधर दोनों तरफ इससे बहुत लाभ मिलेगा। भारत जर्मनी बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वन भू क्षेत्रों की बहाली और वन आधारित क्षेत्रों पर निर्भर स्थानीय समुदाय की आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया गया। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि इस परियोजना की अवधि 6 साल है, जो कि साल 2023 से साल 2029 तक है। परियोजना द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड राज्यों के साथ दिल्ली राष्ट्रीय कैपिटल रीजन में क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। एक 6 साल का एक कार्यक्रम जो हिंदुस्तान में 4 राज्यों में शुरुआत की जा रही है, उसके बाद उत्तराखंड की लॉन्चिंग थी। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड। इसमें फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन पे, उसके कंजर्वेशन पे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे और किस तरह 4 साइट जो 40,000 हेक्टेयर में है, उन 4 साइट का सिलेक्शन करने के बाद